गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से जीएसटी पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था, जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन है। हमने पेज नंबर 21 तक लास्ट क्लास में कर लिया था, एग्जाम्पल ही हो गया था लास्ट वाला। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 21 पर, चैप्टर 1 जीएसटी कॉमन पोर्टल। ठीक है, अब सर ये क्या है जीएसटी कॉमन पोर्टल? जब आप सीए कर रहे हैं या सीएस कर रहे हैं, राइट, अब अगर सी का कोर्स कर रहे हैं और जब आपको फॉर्म भरना होता है कि आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, राइट, सी में आपको रजिस्ट्रेशन कराने हैं, तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं आईसीआई के, राइट। उसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, फिर उसमें जो भी प्रोसेस है वो फुलफ़िल करते हैं और अपना जो रजिस्ट्रेशन है कराते हैं एज ए स्टूडेंट, राइट। जब एग्ज़ाम फॉर्म भी भरते हैं तो भी वो ऑनलाइन ही होता है, राइट। तो सी इंस्टीट्यूट ने आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे आप डिफरेंट साइट पे नहीं जा सकते, आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे नहीं जा सकते। इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड पोर्टल पे जाना होगा जो आईसीआई ने बनाया है। उस पोर्टल पे जाके आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको इंस्टीट्यूट जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम वही चीज़ है जीएसटी में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए पोर्टल बनाए गए हैं www.gst.government.in। आप इस पोर्टल पे जाके अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। आप पढ़ चुके हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब कंपलसरी होता है। कुछ वो 4 स्टेट हैं जो ठीक है, मामी एनटी यानी मणिपुर, ठीक है, मिज़ोरम में, ठीक है, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इन 4 स्टेट में तो 10 लाख है लिमिट। आपने पढ़ा था मामी एनटी, याद करने के लिए माँ मी एनटी, ठीक है। तो जो ये मणिपुर है, मिज़ोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा, इन स्टेट्स में तो 10 लाख की लिमिट है। अगर 10 लाख से ज़्यादा है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, तो आपको जीएसटी नंबर लेना होगा, राइट। और इनके अलावा जो 7 में से 3 ईस्टर्न स्टेट बच गए, एक तेलंगाना, उत्तराखंड, ठीक है। इन स्टेट्स में लिमिट कितनी है आपको बढ़ाया गया था, 20 लाख। अगर आपका 20 लाख से ऊपर है गुड्स एंड सर्विसेज का टर्नओवर, मतलब कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर सेल, तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। बाकी स्टेट में गुड्स के केस में देखा जाएगा 40 लाख और सर्विसेज के केस में देखा जाएगा 20 लाख। तो अगर आपका बाकी स्टेट्स में है गुड्स, जैसे राजस्थान में है आपका बिजनेस और आप केवल गुड्स बेचते हैं, तो 40 लाख से ऊपर होने पर जीएसटी नंबर लेना होगा। केवल सर्विस देते हैं तो 20 लाख से ऊपर होने पर जीएसटी नंबर लेना होगा। अगर दोनों कंबाइन करके बेचते हैं, कुछ सर्विसेज भी दे रहे हैं, कुछ गुड्स भी बेच रहे हैं, तो 20 लाख से ऊपर होते ही जीएसटी नंबर लेना होगा। तो जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है तो ऑब्वियसली आपको जीएसटी के पोर्टल पे जाना होगा और इसमें जो भी प्रोसेस है कि क्या क्या आपको लगाना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या अटैचमेंट होनी चाहिए, कैसे आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना है, एटसेट्रा, स्कैन करके कॉपी लगानी है, एटसेट्रा, वो सब आप जीएसटी के पोर्टल पे जाके करेंगे। तो जैसे आप सीए में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कोई भी साइट पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सेम वही प्रोसेस है जीएसटी में। अगर आपको डिटेल देनी है, कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज, जिसे रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न फाइल करना, अभी आप पढ़ेंगे आगे। रिटर्न का मतलब होता है अपनी जो भी सेल है, परचेज है, उसकी डिटेल देना जीएसटी डिपार्टमेंट को। अब सेल और परचेज वर्ड तो है नहीं जीएसटी में, एक सप्लाई वर्ड है, और सप्लाई भी 2 तरह की होती है, आप कई बार पढ़ चुके हैं। एक होती है इनवर्ड सप्लाई, जब आप परचेज़ करते हैं तो जीएसटी में उसे बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई, और जब आप बेचते हैं तो उसे बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। तो जीएसटी में कहीं पे भी सेल परचेज वर्ड नहीं है, केवल इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई वर्ड है, यानी केवल सप्लाई वर्ड है। सप्लाई 2 तरह की होती है, इनवर्ड सप्लाई यानी परचेज, आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल। तो अगर आपको रिटर्न भी भरनी है, डिटेल देनी है टैक्स डिपार्टमेंट को, टैक्स का पेमेंट करना है, कोई रिफंड का आपको मांगना है, तो वो सब आप जीएसटी पोर्टल पर जाके कर सकते हैं। इसी तरह एक और बनाया गया ई वे बिल सिस्टम, ये आप सब डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ पे एक शॉर्ट में पैराग्राफ दे रखा है, ई वे बिल। अब सर ये ई वे बिल क्या होता है, हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये सब तो समझ में आ गया। ई वे बिल मतलब आपने देखा होगा कई बार जो ट्रक्स होते हैं उन्हें साइड में करके पुलिस उन ट्रक्स को चेक करती है कि उनमें किसका सामान जा रहा है, कहाँ जा रहा है, टैक्स दिया गया है, नहीं दिया गया उस सामान में, कहीं वो ग्रे मार्केट में बेचने के लिए तो नहीं ले जाए। ग्रे मार्केट में चोर बाज़ार, बिना टैक्स दिए अगर आप सामान बेचते हैं, आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, फिर भी आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं कस्टमर से टैक्स और बिना टैक्स दिए सामान बेच रहे हैं, तो इलीगल है, राइट। आपको टैक्स तो लेना ही पड़ेगा, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी कि मेरी इच्छा है, मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं नहीं लूँगा कलेक्ट। अगर एक बार आपने जीएसटी नंबर ले लिया तो ऑब्वियसली, और आप कोई प्रोडक्ट और गुड सप्लाई कर रहे हैं जिस पर जीएसटी लगता है, तो आपको जीएसटी तो देना होगा। इसलिए ये जो ट्रक्स हैं, जनरली कॉमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं, उन्हें कई बार रोका जाता है रास्ते में, चेक किया जाता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसका सामान ले जा रहे हैं, उस पर टैक्स दिया है या नहीं दिया है, राइट।
तो इससे क्या होता था, पहले बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि एक तो टाइम वेस्ट होगा, सामान पहुंचना चाहिए, मान लेते हैं 10 घंटे के अंदर, अब वेरिफिकेशन होगा तो 2-3 घंटे ट्रक रोका जाएगा, तो डिले हो जाएगा सामान पहुंचने में दूसरी जगह, राइट। या कई बार हो सकता है कि जो पुलिस के जो पर्सन हैं, जो जीएसटी में भी वही पुलिस, वो जैसे कस्टम में ऑफिसर होते हैं, चेक करते हैं, जीएसटी में भी ऑफिसर्स होते हैं, वो कम हैं, एम्प्लॉयज़ कम हैं, तो वो कितने ट्रकों को आप चेक कर लेंगे, राइट। हर ट्रक को तो रुक रुक के चेक नहीं कर सकते, आपके पास स्टाफ कम है जीएसटी डिपार्टमेंट के पास, तो इससे रेवेन्यू का लॉस होगा जीएसटी डिपार्टमेंट को। पता चला बिना टैक्स दिए वो सामान फैक्ट्री से चोर बाज़ार में बेचने के लिए लेके जाया जा रहा है। चोर बाज़ार मतलब जहाँ कोई बिल विल नहीं बनेगा, बिना टैक्स दिए वो सामान किसी को बेच दिया जाएगा, तो यानी गवर्नमेंट को रेवेन्यू का नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट ने इन सब को रिमूव करने के लिए जीएसटी में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसे बोलते हैं ई वे बिल। ई वे बिल में क्या होगा, जैसे ही आपका सामान लोड होगा ट्रक में या किसी भी व्हीकल में, ठीक है, आप अपनी फैक्ट्री से या अपने ऑफिस प्रीमाइसेस से बाहर निकालेंगे बेचने के लिए, उससे पहले आपको एक पोर्टल पे जाना होगा। ई वे बिल का अलग पोर्टल है, ठीक है। उस पोर्टल में आपको फॉर्म में डिटेल फिल करनी होगी, किसका सामान ले जा रहे हैं, क्या मतलब किसको बेच रहे हैं, ठीक है, कहाँ ले जा रहे हैं, कितना वैल्यू है उस गुड्स का, कितना जीएसटी बनता है, कितना पे हो गया, और ड्राइवर की डिटेल दी जाएगी जो लेके जा रहे हैं, ताकि कल को अगर रास्ते में उसे रोका जाए जीएसटी डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर के द्वारा, तो वो शो कर सकता है, देखिए हमने पहले ही जीएसटी डिपार्टमेंट को ऑनलाइन इन्फॉर्म कर दिया था कि हम किसका सामान ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, कितनी वैल्यू का ले जा रहे हैं, और हमने इस पर टैक्स दे दिया है, ताकि वो आपको ईजिली आगे जाने देंगे विदाउट चेकिंग, ठीक है। आपका भी टाइम बचेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट का टाइम बचेगा, और प्लस रेवेन्यू का लॉस भी नहीं होगा डिपार्टमेंट को। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ई वे बिल मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है। आपको जैसे ही आप अपना गुड्स रिमूव करेंगे फैक्ट्री गेट से बाहर, या जो भी जिस भी वेयर हाउस से आप बेचते हैं उससे बाहर, आपको एक ऑनलाइन पोर्टल पे जाना होगा, जिसे ई वे बिल पोर्टल बोला जाएगा, अभी आप पढ़ेंगे। और उस पोर्टल पे जाके आपको डिटेल देनी होगी, किसका सामान ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, कितनी वैल्यू का है, कितना जीएसटी आपने दिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग, और ये ऑनलाइन जाएगा। और इसकी एक लिमिटेड वैलिडिटी होगी, डिपेंड करता है कितने डिस्टेंस पे आप ले जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन, इसकी एक वैलिडिटी होगी, इतने दिन में वो सामान वहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है ई वे बिल का कॉन्सेप्ट। इसी तरह एक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी, आईआरपी पोर्टल, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अब सर ये क्या है, ठीक है। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल मतलब आपको अपने हर इनवॉइस की डिटेल भी गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी होगी। इनवॉइस तो समझते हैं बिल, जो अपने कस्टमर को बिल बना के दिया, इनवॉइस या बिल, उसकी डिटेल भी आपको सबमिट करनी होगी, इनवॉइस की कॉपी भी देनी होगी। तो आप क्या करेंगे, आईआरपी पोर्टल पे जाएंगे और इसमें डिटेल फिल करेंगे, या तो आप अपना जो इनवॉइस है, आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर दे रखा है जो आईआरपी पोर्टल से इंटीग्रेट है, तो आप अपलोड कर देंगे, वो सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करेगा, मीडिएटर। पर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसका एक आईपीआर पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे एक फॉर्मेट आता है, उसमें लिखेंगे कितना सीएसटी लिया, कितना जीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट किया कस्टमर से, आपका जीएसटी नंबर डालेंगे उसमें, ठीक है। कस्टमर अगर बी2बी कस्टमर को भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बी2बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, सामने वाले के पास भी जीएसटी नंबर है तो उसका भी जीएसटी नंबर जाएगा, एटसेट्रा। इस आपका एड्रेस क्या है, कहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस आपका सिचुएटेड है, जिसका लिए आपने जीएसटी बिल ले रखा है, तो आप पूरे एक प्रॉपर फॉर्म में इनवॉइस की डिटेल भी उस पोर्टल पे डालेंगे, ताकि गवर्नमेंट को भी ये पता रहे कि आपने किस पर्सन को कितना सामान बेचा है। तो फ़र्क है, ई वे बिल में आप ये बता रहे हैं कि सामान कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट। इसमें केवल इनवॉइस की डिटेल जाएगी आईआरपी में, और इसमें क्यूआर कोड भी जनरेट होगा, और उसे क्यूआर कोड स्कैन करके भी कोई पर्सन बिल की कॉपी निकाल सकता है मोबाइल पे। तो जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, यहाँ पे अपने आपको इनवॉइस की डिटेल देनी होगी। इनवॉइस तो समझते हैं बिल, जब आप बिल लेते हैं तो जिसमें आप वैल्यू लिखते हैं, गुड्स की टैक्स दिखाते हैं, हर इनवॉइस को आपको अपलोड करना होगा ईआरपी पोर्टल पर जाकर। अपलोड मतलब डिटेल देनी होगी, ताकि गवर्नमेंट क्रॉस वेरीफाई कर सके कि हाँ इस बिल से इस आदमी को सामान बेचा गया था। अब हम रीड कर लेते हैं। जीएसटी कॉमन पोर्टल है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग सारे काम कर सकते हैं। डिपार्टमेंट जाने की फिजिकली नीड बहुत रेयर होती है, जब कोई नोटिस वगैरह आता है तो ही आपको जाना होता है, अदरवाइज आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं जीएसटी में। बिफोर जीएसटी आने से पहले, हम ठीक है, जीएसटी आने से पहले भी समझा देते हैं, वैसे आप पढ़ चुके हैं जीएसटी आने से पहले कौन कौन से टैक्स लगते थे। एक तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एक्साइज ड्यूटी यानी प्रोडक्शन टैक्स। ड्यूटी वर्ड तभी यूज़ होता है जब केवल गुड्स पे लगता है टैक्स, उसे ड्यूटी बोलते हैं। ये अब एक्साइज टैक्स भी बोल सकते हैं, पर आम बोलचाल में से एक्साइज ड्यूटी बोला जाता है, प्रोडक्शन टैक्स।
जैसे ही आप फैक्ट्री गेट से बाहर निकालते थे अपना गुड्स, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। और इसका भी एक अलग पोर्टल होता था, एक्साइज डिपार्टमेंट अलग होता था। और अगर आप स्टेट में बेचते थे तो आपको वैट देना पड़ता था। विद इन स्टेट सामान बेचते थे पहले तो वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, या आप इसे सेल्स टैक्स भी बोल सकते हैं, ये लगता था। अगर विद इन स्टेट सामान बिकता है तो वैट और सेल्स टैक्स आपको देना पड़ता था, ये लेती थी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके हर स्टेट की साइट अलग होती थी। राजस्थान है तो अलग होगी ऑनलाइन साइट, और यूपी है तो अलग होगी, केरला है तो अलग होगी, महाराष्ट्र तो अलग होगी, राइट। तो दोनों की साइट अलग होती थी। अब मान लो मैं मैन्युफैक्चरर भी हूँ और सेलर भी हूँ, तो पहले मैं एक्साइज ड्यूटी दूंगा तो मुझे एक्साइज डिपार्टमेंट के पोर्टल पे जाना होगा, रजिस्ट्रेशन लेना है या कोई पेमेंट करना है। इससे मुझे, अगर मैं बेचता भी हूँ सामान विद इन स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाना होगा। अगर मान लो मैं सर्विस भी देता हूँ तो सर्विस टैक्स की डिटेल भी अलग देनी होती थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता था, राइट। तो डिफरेंट पोर्टल होते थे, आपको एक ही आदमी को एक ही चीज़ के लिए मल्टीपल रिटर्न मतलब डिटेल फाइल करनी पड़ती थी। एक्साइज डिपार्टमेंट को अलग बताओ कितना सामान फैक्ट्री से निकाला, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑनलाइन साइट्स को अलग बताओ कि हमने कितना सामान बेचा। तो मल्टीपल साइट्स होती थी और आपका काम मल्टीपल बढ़ जाता था। इससे रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा मेंटेन होते थे। एक तो टाइम कंज्यूमिंग है ये, ठीक है, फ्रस्ट्रेटिंग है, सेम चीज़ को आपको दो जगह रिपोर्ट करना है, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन भी नहीं थी, आपको डिपार्टमेंट जाना ही पड़ता था। तो इन सब को हटा के जीएसटी लाया गया। अब नहीं लगती एक्साइज, ना वैट लगता है। अब एक कॉमन जीएसटी पोर्टल है जिस पे जाके आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं, यानी फिजिकल डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे एसएससी का टाइम बचा है, बिज़नेस करना आसान हुआ है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी बहुत बहुत ज़्यादा दूर हुई, थोड़ी सी नहीं, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट अब जाना नहीं पड़ता आपको। आगे पढ़ते हैं। बिफोर जीएसटी से पहले, सिंस द सेंटर एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वर्क अंडर डिफरेंट लॉ। इनडायरेक्ट टैक्स जो था, इनडायरेक्ट टैक्स तो समझते हैं जिसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी और वैट इनडायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट थी। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होता था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की साइट अलग होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग होता था, सेल्स टैक्स ऑफिस और एक्साइज डिपार्टमेंट अलग होता था। डिफरेंट लॉ होते थे, रेगुलेशंस होते थे, प्रोसीजर होते थे, फॉर्मेट्स होते थे। देयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम वर आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आईटी मतलब हर ऑनलाइन पोर्टल अलग था, एक्साइज डिपार्टमेंट का अलग होता था ऑनलाइन पोर्टल, और सर्विस और आपका वैट और जो है सेल्स टैक्स का अलग होता था पोर्टल। इंटीग्रेटिंग दैम, इन सबको मर्ज कर दिया गया है, मतलब मिला दिया गया है। फॉर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन वॉज कॉम्प्लेक्स सिंस इट रिक्वायर इंटीग्रेटिंग द एंटायर इंटैक्ट टैक्स इकोसिस्टम। तो सारे इंटैक्ट टैक्स को एक जगह लाना था, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो था शुरू में। टू ब्रिंग ऑल द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, सारे टैक्स डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रूल्स रेगुलेशन के डिपार्टमेंट थे जो अलग, उन्हें मर्ज करना था सेंट्रल, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। टू द सेम लेवल ऑफ आईटी मैच्योरिटी, फिर उन्हें कॉमन प्लेटफॉर्म देना था विद यूनिफॉर्म फॉर्मेट, एक जैसे फॉर्मेट देने थे। एंड इंटरफेस देना था। इंटरफेस मतलब एक कॉमन पोर्टल जिसमें जाके टैक्स पेयर इन सारे डिपार्टमेंट्स की रिटर्न भर सके। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है सीजीएसटी तो भी एक ही पोर्टल पे जाना हो, स्टेट गवर्नमेंट को देना है एसजीएसटी तो ही एक ही पोर्टल पे जाना हो। पहले अलग अलग जाना पड़ता था फॉर टैक्स पेयर एंड अदर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर समझते हैं ऐसा कोई भी पर्सन जिसका आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है। वो जैसे गवर्नमेंट, अगर किसी बैंक ने आपको लोन दे रखा है तो बैंक भी ये जानना चाहेगा आपका कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, ताकि उसे उसकी ईएमआई टाइम टू टाइम आती रहे। तो उन्हें स्टेक होल्डर बोलते हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है। यानी अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होगा, लॉस में जाएगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे पर्सन को हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। और शेयर होल्डर वो होता है जिसके पास शेयर होते हैं, और हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर तो होता ही है क्योंकि उसका तो डायरेक्ट इंटरेस्ट है। तो हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर हो सकता है, पर हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर हो ये जरूरी नहीं है। जैसे बैंक के पास जरूरी थोड़ी आपकी कंपनी के शेयर हो, राइट। बिसाइड्स, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं इसमें हम। बी साइड, जीएसटी और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। आप पढ़ चुके हैं जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम होगा उसी स्टेट को जीएसटी का बेनिफिट दिया जाएगा। यानी बन रहा है सामान राजस्थान में, बिक रहा है सामान यूपी में, तो कंज्यूम कहाँ पे होगा, पहुँचेगा कहाँ वो सामान, यूपी में। तो यूपी गवर्नमेंट को ही मिलेगा इनडायरेक्ट टैक्स का बेनिफिट। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलें या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स बोलें। द इंटर स्टेट, इंटर समझते हैं आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते हैं तो वो इंटर स्टेट होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी लगेगा यहाँ पर। नीडेड अ रोबोस्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म
अमंग्स द स्टेट एंड सेंटर। इसके लिए एक रोबोस्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म चाहिए था, क्योंकि आईजीएसटी का बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे देगी, उस स्टेट को देगी जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम होता है। तो आप राजस्थान से जब सामान यूपी जाएगा तो आईजीएसटी लगेगा, कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, पर बेनिफिट देगी स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसके लिए कॉमन पोर्टल चाहिए था जो ये सारी कैलकुलेशन कर सके। कॉमन पोर्टल वॉज नीडेड। इसके लिए कॉमन पोर्टल की ज़रूरत थी विच कुड एक्ट, जो कर सके एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस। तो दोनों सरकारों के बीच में क्लियरिंग हाउस का वैल्यू क्लेम होता है, जो बता सके कि कितना टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और कितना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। एंड वेरीफाई द क्लेम, वो चेक कर सके एंड इन्फॉर्म द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को बता सके टू ट्रांसफर द फंड। कल हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल किया था जीएसटी में कि अगर एक गवर्नमेंट को दिया है टैक्स और आप उसका क्रेडिट दूसरी गवर्नमेंट से ले लेते हैं तो उस गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, तो वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर करेगी। अगर सेंट्रल की वजह से स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान होता है तो स्टेट गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफर करेगी। इसके लिए कॉमन पोर्टल की ज़रूरत थी, ठीक है, जो ये कैलकुलेशन कर सके। दिस वॉज पॉसिबल, ऐसा तभी हो सकता था ओनली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक ऑनलाइन पोर्टल हो जो ये सब कैलकुलेशन कर सके, राइट। तो रातों रात तो बन नहीं गया पोर्टल। 2013 में गवर्नमेंट ने एक जीएसटीएन कंपनी सेटअप की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क कंपनी। ये सेक्शन 8 की कंपनी थी। सेक्शन 8 आप कंपनी में पढ़ते हैं, नो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है। जो एजुकेशन, आर्ट, ठीक है, कोई वेलफेयर को प्रमोट करती है, तो आप सेक्शन 8 में कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी खोल सकते हैं, जिसका काम है कोई वेलफेयर करना, राइट। तो जीएसटीएन कंपनी बनाई गई, ठीक है। अब इस कंपनी ने जिम्मेदारी दी ऑनलाइन पोर्टल बनाने की इन्फोसिस कंपनी को। इन्फोसिस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई कि वो एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप करें इंडिया में, जहाँ पे पूरे इंडिया के बिजनेसमैन आके अपनी जीएसटी की सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी कर सकें, ठीक है। पहले ये प्राइवेट कंपनी थी, पर बाद में गवर्नमेंट ने इसमें 100% शेयर एक्वायर कर लिए, तो अभी होली ऑन गवर्नमेंट कंपनी है। स्टार्टिंग में तो ये प्राइवेट कंपनी थी, गवर्नमेंट का स्टेक कम था, इन्फोसिस का कंपनी अदर स्टेक होल्डर्स का स्टेक ज़्यादा था। बाद में जाके गवर्नमेंट ने सारे शेयर एक्वायर कर लिए इस कंपनी के अपने पास। अभी होली ओन गवर्नमेंट कंपनी है। होली ऑन मतलब जब होली ऑन, ये भी ध्यान से समझिए, होली ऑन कंपनी। होली ऑन कंपनी का मतलब होता है जब किसी कंपनी के 100% शेयर आप खरीद लेते हैं तो आप होली ऑन कंपनी कहलाते हैं। तो गवर्नमेंट के पास है तो होली ऑन गवर्नमेंट कंपनी है। रिजल्टेंटली परिणाम स्वरूप कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बनाया गया, जिसका नाम है www.gst.government.in। अब वेबसाइट है मैनेज बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, एक कंपनी है जो मैनेज करती है वेबसाइट। होली ऑन गवर्नमेंट कंपनी, यानी 100% शेयर इस कंपनी की गवर्नमेंट के पास है। इस सेटअप बाय द गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की है। यूनिफॉर्म इंटरफेस, एक कॉमन साइट है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल कॉमन साइट है फॉर द टैक्स पेयर के लिए, एंड अ कॉमन एंड शेयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, और कॉमन है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करती है सेंट्रल स्टेट, यानी अलग से कोई स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल नहीं है, जो कि पहले होता था अब नहीं है। वैट में तो अलग होता था स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल, अब एक ही पोर्टल है, और ये दोनों एक ही इंटरफेस है। टैक्स पे को जब भी जाना है जीएसटी से रिलेटेड, वो एक ही इंटरफेस मतलब एक ही जगह जाएगा, डिफरेंट साइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। द जीएसटी पोर्टल इज़ असेसेबल ओवर इंटरनेट। ऑब्वियसली ऑनलाइन है तो इंटरनेट तो होना ही चाहिए आपके पास। इंटरनेट है तो आप उससे एक्सेस ले सकते हैं। बाय टैक्स पेयर भी जा सकते हैं, उनको कोई सीए है जो हेल्प कर रहा है उनकी, वो भी जा सकते हैं, टैक्स एडवोकेट एटसेट्रा। एंड इंटरनेट बाय टैक्स ऑफिशियल। जीएसटी इंटरनेट मतलब जब सेम डिपार्टमेंट कोई नेट यूज़ होता है तो इसे इंटरनेट बोलते हैं। तो जीएसटी डिपार्टमेंट में भी अपने अपने जो कॉमन जीएसटी डिपार्टमेंट के लोगों के लिए यूज़ करने के लिए बनाए गए, उसे इंटरनेट बनेगी। इंटरनेट तो ईजिली एक्सेस है, कोई भी कर सकते हैं। इंटरनेट मतलब विद इन डिपार्टमेंट ही यूज़ होता है वो। द पोर्टल इज़ वन सिंगल कॉमन पोर्टल फॉर ऑल जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज। ये कॉमन है, आपको इसमें जो भी रजिस्ट्रेशन कराना है, रिटर्न फाइल करनी है, तो आप इसमें जा सकते हैं। A common GST system provides linkage to all state or union territory, commercial tax department, central tax authority, taxpayer, bank and other stakeholder, सबके लिए common portal बनाया गया है। The ecosystem consists मतलब include of all stakeholders, stakeholder मतलब जिनका भी आप इंटरेस्ट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, स्टार्टिंग फ्रॉम टैक्स पेयर से लेकर टैक्स प्रोफेशनल, टैक्स ऑफिशियल टू जीएसटी पोर्टल टू बैंक अकाउंटिंग अथॉरिटी। आपका अकाउंट जीएसटी का जो लिंक पोर्टल है, आप इसमें अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे, जब भी आप जीएसटी का पेमेंट करेंगे आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट हो जाएगा, और रिफंड आएगा तो भी बैंक में आएगा। तो लिंक है कॉमन पोर्टल बैंक अथॉरिटी से भी। आगे बढ़ते हैं। द
द फंक्शन ऑफ द जीएसटीएन जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क है, इसका क्या काम है? फैसिलिटिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आपको जीएसटी नंबर लेना है तो आपको हेल्प करेगा। फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, आपको रिटर्न भरनी है, रिटर्न मतलब डिटेल देनी है टैक्स डिपार्टमेंट को, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, तो वो। कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, आपने पढ़ा था आईजीएसटी कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, पर उसका बेनिफिट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये कैलकुलेशन करेगा पोर्टल। मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल विद बैंकिंग नेटवर्क, मैच करेगा कि आपने कितना पेमेंट कर दिया बैंक से अपना। प्रोवाइडिंग वेरियस एमआईएस रिपोर्ट, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, बहुत वेरियस रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं, मैंने कौन से महीने कितना टैक्स दिया मुझे पता करना है, किस महीने मैंने ज़्यादा दिया, तो आप इसकी रिपोर्ट्स डाउनलोड करके एनालिसिस कर सकते हैं इससे। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द टैक्स पेयर रिटर्न इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर प्रोफाइल, इससे एनालिसिस हो जाता है टैक्स पेयर प्रोफाइल का। भाई ऑनलाइन आप गवर्नमेंट ये चेक कर सकती है कि आपने कितनी बार रिटर्न भरी है, कितनी बार आपने करेक्शन किया है अपनी रिटर्न में एक्सेट्रा, तो गवर्नमेंट चेक कर सकती है। However, it is important to note, यहाँ पे ये बात भी ध्यान देने की है, that the common GST इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल फॉर फर्निशिंग इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ई वे बिल बताया था, जब आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मूवमेंट होता है गुड्स का, तो आपको डिटेल देनी होती है टैक्स डिपार्टमेंट को, ताकि उन्हें पहले से पता चल जाए कि आप किसका सामान ले जा रहे हैं, कितनी वैल्यू का ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, ताकि रास्ते में अगर आपको रोका जाए तो आप फटाफट फ्री हो जाएं। कई बार चेकिंग की जाती है कि इलीगल तरीके से तो आप सामान नहीं ले जा रहे, तो इसके लिए आपको डिटेल देनी होती है, जिसे बोलते हैं ई वे बिल। GST.gov ये अलग साइट है। मैनेज बाय नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करती है, जबकि जीएसटी पोर्टल को तो जीएसटीएन मैनेज करती है, इस साइट को ये मैनेज करती है। ई वे बिल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, आप इलेक्ट्रॉनिकली डिटेल दे रहे हैं, जनरेटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल, एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, आप इसमें डिटेल दे रहे हैं कि आप इस गुड्स को कहाँ ले जा रहे हैं, मूवमेंट कहाँ हो रहा है इस गुड्स का। फर्दर आपको हर इन्वॉइस की भी डिटेल देनी होगी, राइट, जो बिल आपने काटा। फर्दर इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, एक ईआरपी पोर्टल है, इस वेबसाइट फॉर अपलोडिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ई इन्वॉइसेस, आपको ई इन्वॉइस बनाना होगा, मतलब कोई सिस्टम से ही आपका बिल जनरेट कर सके, टैक्स डिपार्टमेंट को पता हो कि हमने किस आदमी को कितना सामान बेचा है, इसकी डिटेल आपको देनी होगी, ई इन्वॉइस मतलब। It is managed by the National Informatic Center, Ministry of Electronic and Information Technology, Government of India। अब क्वेश्चन उठा, सर सभी को अपने बिल की डिटेल देनी होती है? नहीं, जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें इनवॉइस देना कंपलसरी है, 5 करोड़ से कम वालों के लिए ऑप्शनल है, ये लिमिट चेंज होती रहती है। अभी हम ऐसे आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन पेन इन एनी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड ग्रेटर देन 5 करोड़ आर रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस, तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली इनवॉइस जनरेट करना कंपलसरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का मतलब है आप उस पोर्टल पे डिटेल देंगे और उसका और क्यूआर कोड जनरेट होगा 64 डिजिट का नंबर, उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा कोई भी मोबाइल से आप या कोई भी पर्सन, तो आप वो बिल निकल के आ जाएगा कि इसके पता लग जाएगा किस आदमी को कितना आपने सामान बेचा। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक है जीएसपी और एएसपी। जीएसटी मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर, तो अब इसे समझ लें। हमें अब तक ये समझ में आ चुका है कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी का नंबर लेना हो तो हमें gst.government.in की साइट पे जाना होगा, पोर्टल है, वहाँ पे जाके आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, ठीक है, पर मैं तो सीए हूँ, तो मुझे तो पता है जीएसटी नंबर कैसे लेना है, पर कई लोग, ज़्यादातर लोग जो मार्केट में बिजनेस कर रहे होते हैं वो इतने फैमिलियर नहीं होते टेक्नोलॉजी के साथ में, पहली बात तो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं कि वो समझ सकें, राइट। वो बिज़नेस कर रहे हैं पर उनके पास ना तो इतनी एजुकेशन है और ना ही वो इतना टेक्नोलॉजी सेवी है, सेवी मतलब फ्रेंडली है टेक्नोलॉजी के साथ में। तो ये लोग क्या करते हैं, इन्हें एक पर्सन की नीड होती है जो इनकी हेल्प कर सके, एक आदमी इन्हें चाहिए जो इनकी हेल्प कर सके ये काम की, भाई जीएसटी नंबर लेना है तो मेरे को प्लीज़ नंबर दिलवा दीजिए, मुझे जीएसटी की रिटर्न भरनी है तो कैसे भरवा दीजिए, राइट। डिपार्टमेंट जाना है तो आप मेरी हेल्प करिए कैसे उस चीज़ को करना है। तो ये जो पर्सन होते हैं जो आपकी हेल्प करता है, जीएसटी डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के बीच एक कॉमन पर्सन है जो हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, जो आपको एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देता है कि आप हमारी साइट पे आइए, इससे हम आपकी हेल्प करेंगे, हमारे पास आइए, हम आपकी हेल्प कर देंगे जीएसटी की रिटर्न भरने में, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने में, एक्सेट्रा। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं जीएसपी, ठीक है, गुड्स जीएसटी एंड सुविधा प्रोवाइडर, जीएसटी सुविधा
प्रोवाइडर। जैसे आपको रिटर्न भरनी है तो क्लियर टैक्स सुना होगा आपने, कॉमन पोर्टल है राइट, क्लियर टैक्स है, बहुत सारी साइट्स हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। ये साइट्स क्या करती हैं, आपका जो भी डिटेल है वो इंटरफेस करती है जीएसटी डिपार्टमेंट की साइट से, जीएसटी से। आप इनकी हेल्प से जीएसटी की डिटेल सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी मीडिएटर जो आपकी हेल्प कर रहा है, क्योंकि हो सकता है आपको नेट फैसिलिटी नहीं हो सकता है आप नहीं जानते हो, आप एजुकेटेड नहीं हो इतने राइट, तो आप इन लोगों की हेल्प ले सकते हैं और ऑब्वियसली फिर आपसे कमीशन लेंगे बीच में। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो आपकी हेल्प कर रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट से इंटरफेस करवाने में, तो उस कॉमन को, उस मीडिएटर पर्सन को जीएसपी बोलते हैं, गुड्स जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एक होता है एएसपी, एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर। अब सर ये क्या होता है, अब जैसे एक क्लियर टैक्स है, एक साइट हो गई कोई भी क्लियर टैक्स, ठीक है, कोई भी साइट ले लीजिए जोइनी, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए, इनके पास भी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी तो लोग की हेल्प करेंगे। तो ये खुद किसी की हेल्प ले सकते हैं टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में, और फिर उससे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये थोड़ी कि जो आप ऑनलाइन एक साइट बनाई है तो आपने खुद डेवलप की हो, आपने खुद किसी की हेल्प ली होगी। एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइड होता है, जो एक एप्लीकेशन डेवलप करके देते हैं जिससे आप जीएसटी पर्सन की हेल्प कर सकते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट से इंटरफेस करने में, तो इन्हें बोलते हैं एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर। मतलब ये मीडिएटर होते हैं जो हेल्प करते हैं डिपार्टमेंट्स के, डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के बीच में, एक तरह से ब्रिज होते हैं, पुल का होते हैं। आप इनके थ्रू भी जीएसटी पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं, और आप चाहें, खुद नॉलेज है आपको, तो आप खुद भी जीएसटी पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये वही चीज़ है कि मैं अपनी रिटर्न इनकम टैक्स की खुद भी भर सकता हूँ, या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी साइट की हेल्प भी ले सकता हूँ। GSTN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क कंपनी हमने पढ़ा था, हैज़ सेलेक्टेड सर्टेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसने कुछ IT इन्फो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कुछ लोग, उन्हें अलाउ कर रखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज टू बी कॉल्ड GST सुविधा प्रोवाइडर। उन मीडिएटर्स को बोलते हैं GST सुविधा प्रोवाइडर, GSP GST सुविधा प्रोवाइडर हैज़ एक्सेस, इन लोगों के पास एक्सेस है GST सिस्टम का, एंड हैव द कैपेबिलिटी, इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि डेवलप करेंगे एप्लीकेशन, कॉमन प्लेटफॉर्म टू बी यूज बाय टैक्स पेयर, जो कि एक टैक्स पेयर यूज़ करेगा फॉर इंटरेक्टिंग विद द GSTN। जब ये GSTN पोर्टल से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप एक कॉमन साइट का यूज़ आप कर सकते हैं। GSP डेवलप एप्लीकेशन हैविंग फीचर्स, ये लोग आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, एक तो रिटर्न फाइलिंग में हेल्प करेंगे, रिकन्सिलेशन ऑफ परचेज रजिस्टर डेटा कि आपने कितना सामान खरीदा था। रिकन्सिल का मतलब क्या होता है, कोई आपसे पूछे, जब कोई दो सेट ऑफ डेटा को आप आपस में कंपेयर करते हैं तो उसे रिकन्सिलेशन बोलते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको 10 लाख का सामान बेचा है, मैं सेलर था, मैंने आपको बेचा है, और आप कह रहे हैं हमने तो 9 लाख का ही खरीदा है सर आपसे, तो 1 लाख का कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो अगर इन दोनों को कंपेरिजन करेंगे, इसके लिए क्या होगा, मेरे अकाउंट चेक करने जाएंगे और अब मैं आपके करूँगा, तो हमें पता चल जाएगी कि हो सकता है आपने एंट्री नहीं करी हो 1 लाख के सामान खरीदने की, मैंने तो आपको बेचा पर आपने अपनी बुक्स में उसे रिकॉर्ड नहीं किया। तो जब भी दो सेट ऑफ बुक्स को आप कंपैरिजन करते हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए, उस प्रोसेस को हम रिकन्सिलेशन बोलते हैं। जैसे BRS होता है, बैंक रिकन्सिलेशन, कॉमन पर्पस है कि आपका कैश बुक का बैलेंस और जो पासबुक का बैलेंस है वो मैच हो जाए, राइट। डेटा विद ऑटो पॉपुलेटेड डेटा, ऑटो पॉपुलेटेड सिस्टम अपने आप बता देता है कि किसने कितना खरीदा, कितना बेचा, ऑटो पॉपुलेटेड होता है। आज के GST पोर्टल ऑटो पॉपुलेटेड कैसे, ये भी समझने, वैसे रिटर्न वाले चैप्टर में तो आप पढ़ेंगे। जैसे A ने 10 लाख का सामान बेचा है B को, तो जब भी आप सामान बेचेंगे आपको डिटेल रिटर्न भरेगा, फाइल करेगा A, तो A जब रिटर्न फाइल करेगा तो बताएगा कि मैंने B को 10 लाख का सामान बेचा था, इतना GST लिया था, राइट। ये अपना अकाउंट लॉगिन करेगा, GST पोर्टल पे जाएगा, हर सेलर को डिटेल देनी होती है कि अगर उसने किस आदमी को कितना सामान बेचा है। और B जब अपना अकाउंट लॉगिन करेगा, जैसे ठीक है, तो वहाँ अपने आप दिखने लग जाएगा कि A ने डिटेल दे दी है GST डिपार्टमेंट को कि उसने आपको 10 लाख का सामान बेचा है। ये वैसे ही है जैसे फेसबुक पे कोई आपकी फ़ोटो को टैग करता है, तो जब आप अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस पर्सन ने आपका फेसबुक अकाउंट पे आपको टैग किया है। तो ये आपस में मैच होना चाहिए। भाई A कह रहा है 10 लाख का सामान बेचा है, तो आप एक्सेप्ट करेंगे ना, आप उसकी बताएंगे कि हाँ बिल्कुल सही है। तो ये ऑटो पॉपुलेटेड होता है डेटा। जैसे A डिटेल देगा, आपका GST नंबर भरेगा, A को बताना होगा किसको GST नंबर के थ्रू सामान बेचा है। अपना तो GST नंबर होगा ही उसके पास, अगर उसने B2B बेचा है, बिजनेस टू बिजनेस, तो जिस पर बिजनेसमैन को बेचा है उसका जैसे वो GST नंबर डिटेल डालेगा GST पोर्टल पे, और जब वो बिजनेसमैन जाएगा अपना अकाउंट लॉगिन करेगा तो वहाँ ऑटो पॉपुलेटेड होने लग जाएगा, अपने आप दिख जाएगा B को कि A ने GST डिपार्टमेंट को बता दिया है कि उसने आपको 10 लाख का सामान बेचा है। तो ये ऑटो पॉपुलेटेड हो गया, राइट।
तो आपके पास होगा मौका, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप मान सकते हैं कि हाँ हमने 10 का ही सामान खरीदा है, या आप रिजेक्ट कर सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, या आप मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं, चेंजेस भी करा सकते हैं। डैशबोर्ड फॉर टैक्स पेयर, डैशबोर्ड एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो जीएसटी पोर्टल फॉर क्विक मॉनिटरिंग, मतलब निगरानी रखने के लिए ऑफ जीएसटी कॉम्प्लायंस एक्टिविटी, जो भी जीएसटी से रिलेटेड है। कॉम्प्लायंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लायंस का मतलब होता है लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, एक कॉमन वर्ड है। कॉम्प्लायंस मीन टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट, जो भी कानूनी प्रोसीजर है आप उसे पूरा करते हैं तो आप उसे कॉम्प्लायंस बोलते हैं। इससे कई लोग कंपनी सेक्रेटरी को कॉम्प्लायंस ऑफिसर भी बोलते हैं। सीएस का काम यही है कि वो जिस कंपनी में जॉब कर रहा है तो जो लॉज अप्लाई हो रहे हैं वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। दे में ऑल्सो प्रोवाइड रोल बेस्ड एक्सेस टू डिवाइड वेरियस जीएसटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ को वो कर सकते हैं, जैसे अपलोडिंग इनवॉइस की रिटर्न अपलोड करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, रिटर्न भरने में आपकी हेल्प कर सकते हैं अमंग डिफरेंट सेट ऑफ यूजर इनसाइड अ कंपनी। मीडियम कंपनी भी हो सकती है, लार्ज कंपनी विल नीड इट, राइट। एप्लीकेशन फॉर टैक्स प्रोफेशनल टू मैनेज देयर क्लाइंट, आपके लिए हेल्प होती है कि आप अपने क्लाइंट के अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। जीएसटी कॉम्प्लायंस एक्टिविटी कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग पैकेज, जो आपका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है आप उसे जीएसटी सिस्टम से लिंक करवा सकते हैं लोगों की हेल्प से, ताकि आप अपनी जगह रिटर्न भरें वो अपने आप वहाँ सबमिट हो जाए। जैसे क्लियर टैक्स है, बहुत सी ऑनलाइन साइट्स हैं जो आपकी हेल्प करती हैं, आप वहाँ डिटेल डालेंगे तो अपने आप जीएसटी पोर्टल पर वो आपको ले जाएगा, वहाँ डिटेल अपने आप सबमिट हो जाएंगी। जीएसपी एज एन एडिशनल चैनल, एक तरह से एडिशनल है, मीडिएटर है ये आपका, राइट। बीइंग मेड अवेलेबल फॉर फैसिलिटेटिंग द टैक्स पेयर, ये आपकी हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर परफॉर्मिंग सम ऑफ द फंक्शन एंड यूज देयर सर्विसेज ऑप्शनल, इनकी सर्विसेज यूज़ करना ऑप्शनल है। अगर आप खुद जानते हैं तो आप खुद जीएसटी पोर्टल पर जाके सारी चीज़ें कर सकते हैं। जीएसपी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस सुविधा प्रोवाइडर गुड्स एंड जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर मे टेक द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए एएसपी की हेल्प ले सकते हैं। हु एक्ट एज ए लिंक, जो मीडिएटर का काम करेगा बिटवीन टैक्स पेयर एंड जीएसपी के लिए। जैसे कई बार आप किसी साइट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कहता है कि मैं किसी थर्ड साइट पे ले जाऊंगा, उसके थ्रू पेमेंट हो पाएगा, तो वो उसके पास नहीं है, वो एक्सेस थर्ड साइट से डलवा रहा है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, कॉम्पनसेशन सेस, ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही बताया था। जब जीएसटी इंडिया में आ रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो जीएसटी में कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया, लाया गया, ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, यानी जहाँ पे वो गुड्स और सर्विसेज यूज़ होगी उसी स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा टैक्स का बेनिफिट। जैसे राजस्थान से कोई सामान बिक रहा है यूपी में, गुड्स की वैल्यू है 10,000, तो यहाँ पे तो आईजीएसटी लगेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, बॉर्डर क्रॉस होता है, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। सपोज 1000 10%, बिल बन गया 11। तो ये जो 1000 रुपये का टैक्स है कौन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में उस स्टेट को ट्रांसफ़र करेगी जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस क्या होगी, कंज्यूम होगी। तो जीएसटी क्या है, कंजम्पशन बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस यूज़ होगी उसी स्टेट्स को बेनिफिट मिलेगा। यानी इम्पोर्टिंग स्टेट को बेनिफिट मिलेगा, एक्सपोर्टिंग स्टेट को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर पहले क्या होता था, इसी में केस में पहले क्या लगता था, यहाँ पे सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचते थे, जीएसटी आने से पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, पर कलेक्शन का राइट दे रखा था उसी स्टेट गवर्नमेंट को जहाँ से वो सामान बिकता था, यानी एक्सपोर्टिंग स्टेट, यानी जो पहले सीएसटी जो था राजस्थान गवर्नमेंट अपने पास ही रखती थी। क्लियर। तो जो जीएसटी जब आ रहा था, और जीएसटी जब आ रहा है तो आपने बोला जीएसटी तो डेस्टिनेशन है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र तो जो डेवलपिंग स्टेट थे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राइट, इन लोगों को ऑब्जेक्शन था कि पहले तो हम जब हमारे स्टेट में फैक्ट्री है,
कि डेवलप्ड स्टेट है ऑलरेडी। अब फैक्ट्री यहाँ पे पर एक्सपोर्ट हो रहा है दूसरे स्टेट में, जैसे असम जा रहा है या राजस्थान जा रहा है, यूपी जा रहा है, यहाँ से बन रहा है सामान महाराष्ट्र में या कर्नाटक में या गुजरात में, और बिक रहा है वो सामान आसाम में या राजस्थान में, यूपी में। तो IGST लगेगा, बॉर्डर क्रॉस हो गया। अब जब IGST लगेगा तो टैक्स का बेनिफिट उन सरकारों को मिलेगा जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम होगी, या पहुँचेगा वो गुड्स और सर्विस, क्योंकि ये डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो फिर इन स्टेट्स की रेवेन्यू कम हो जाएगी, क्योंकि पहले तो यही रखते थे। पहले क्या लगता था? CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, CST तो नहीं लगेगा, इसकी जगह लगेगा IGST, और वो उस स्टेट को दिया जाएगा बेनिफिट जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस पहुँचेगा, कंज्यूम होगी, राइट। तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं, जो डेवलप्ड स्टेट हैं, उन्हें नुकसान होगा। पहले तो रेवेन्यू बढ़ती थी, टैक्स किसको भली लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पर कलेक्शन का राइट तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही था, रखती तो स्टेट गवर्नमेंट ही थी ये टैक्स। अब आप कह रहे हैं कि आप नहीं रखेंगे टैक्स, हम उस स्टेट को ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ पे वो गुड्स या सर्विसेज क्या होगा, जहाँ पे वो गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम होगा, राइट। तो ये स्टेट्स अड़ गए कि अब तो हम GST फिर इंडिया में आने ही नहीं देंगे। भी जब GST को लाना है तो आपने पढ़ लिया एक्ट कैसे लाना है, तो एक्ट का प्रोसेस क्या है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास होना चाहिए वो बिल, तभी कानून बनेगा। राज्यसभा को बोलेंगे अपर हाउस, लोकसभा को बोलेंगे लोअर हाउस। तो राज्यसभा में तो स्टेट के नॉमिनी होते हैं जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो राज्यसभा में बिल तभी पास होगा जब स्टेट्स एग्री करेंगे। तो ऐसे स्टेट अड़ गए जिन्हें लगा कि भाई अब GST के आने से तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि पहले तो हम ही रखते थे टैक्स, अब गवर्नमेंट कह रही है तुम नहीं रखोगे, उस स्टेट को जाएगा पैसा जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम होगा। यानी जो डेवलप्ड और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, उन्हें GST के आने पे ये डर था कि हमें नुकसान हो सकता है, हमारी रेवेन्यू कम हो सकती है, और हम फिर अब ये नहीं आने देंगे GST को इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेट को अश्योरेंस दिया। अश्योरेंस मतलब आपको गवर्नमेंट ट्रस्ट डेवलप करती है आप में कि ऐसा नहीं होगा, और अगर सच में नुकसान हो रहा है तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर सच में GST के आने से तुम्हारी इनकम कम होती है, इनकम मतलब किसकी इनकम की बात हो रही है? स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कम हो जाती है, तो हम आपको उस टैक्स के नुकसान की भरपाई करेंगे। अब ये नुकसान कैसे डिसाइड होगा? वैसे आप सब फाइनल पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल बता देते हैं। मान लेते हैं GST के आने से पहले 2017 की बात करें, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास 1000 करोड़ का टैक्स आता था वैट से। वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, या CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, दोनों स्टेट गवर्नमेंट ही रखती थी अपने पास में। वैट विद इन स्टेट बिक रहा है तो वैट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो CST लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। लगाती भले सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पर कलेक्शन का राइट तो स्टेट के पास ही था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हर साल 14% का इंक्रीमेंट करके देखो इसमें, तो 140 आएगा, 1000 का 40%। तो अगर GST आने के बाद 1140 करोड़ तुम्हारी इनकम हुई है, टैक्स का कलेक्शन हुआ है, ठीक है, SGST के नाम से ही आएगा टैक्स, क्लियर, ठीक है। तो या फिर गवर्नमेंट अगर दूसरे स्टेट से आपके यहाँ कंज्यूमर है तो IGST का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो अगर ये टैक्स इतना आपके पास कलेक्ट हो रहा है GST, तब तो कोई नुकसान नहीं है। 14% तो एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट है। हाँ, अगर 14% से भी आपकी रेवेन्यू नहीं बढ़ती है ईयर टू ईयर बेसिस, तो मान लेते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के पास आती है टैक्स आता है 1100, तो 40 करोड़ कम आया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास से 40 करोड़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगी, राइट। तो ये तो गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेट को अश्योरेंस दिया कि भैया तुम GST मत अटकाओ, बिल आने दो इंडिया में। हम तुम्हें भरोसा दिलाते हैं कि अगर GST आने से तुम्हें नुकसान हुआ है तो हम उस नुकसान की भरपाई करेंगे। इसके लिए हम 14% का एक हर साल इंक्रीमेंट लिख के देखेंगे, और अगर इतनी इनकम आपकी नहीं बढ़ी है आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, वी विल कंपनसेट, हम आपको कंपनसेट करेंगे। अब गवर्नमेंट ने प्रॉमिस तो कर दिया, अब गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी ये पैसा कंपनसेट करने की? क्योंकि मशीन थोड़ी गवर्नमेंट के पास नोट छापती रहेगी, करेंसी तो डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग RBI प्रिंट करता है, तो गवर्नमेंट को भी पैसा अरेंज करना पड़ेगा इन लोगों को देने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला हम एक अलग से टैक्स लगाएंगे जिसका नाम होगा GST कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, बनाया कानून, क्योंकि बिना एक्ट बनाए तो आपसे ले नहीं सकती गवर्नमेंट टैक्स, तो एक अलग से कानून बनाया गया, GST कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। इसके अकॉर्डिंग एक टैक्स लगाया जाएगा, GST कंपनसेशन टैक्स, और ये टैक्स लगेगा लग्जरी गुड्स जो महंगे सामान होते हैं बहुत, जैसे मर्सिडीज बेंच का, राइट, और सिन गुड्स, सिन मतलब डीमेरिट गुड, पापी गुड्स, जिन्हें नहीं गवर्नमेंट नहीं चाहती प्रमोट करना, बंद तो नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इससे, पर हाँ गवर्नमेंट ने प्रमोट नहीं करना चाहती, जैसे सिगरेट, ठीक है, टबैको एट्सेट्रा। तो इन गुड्स पे एक टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट GST के अलावा। नॉर्मल GST तो लगेगा ही लगेगा इन पे, उसके अलावा एक अलग से टैक्स लगेगा जिसे बोला जाएगा GST कंपनसेशन सेस,
कंपनसेशन सेस टू बोला, नॉर्मल में जीएसटी कंपनसेशन सेस बोलते हैं इसको, राइट। और इस टैक्स से गवर्नमेंट के पास जो पैसा आएगा ये उन स्टेट को ट्रांसफ़र करेगी गवर्नमेंट, उन स्टेट को कंपनसेट करेगी जिनको जीएसटी के आने से नुकसान हुआ है, राइट। पहले स्टार्टिंग में ही 5 साल के लिए लगाया गया था टैक्स इंडिया में, इसे अब और एक्सटेंड कर दिया गया है, 2026 तक एक्सटेंड हो गया है अब ये टैक्स जो लगाती है गवर्नमेंट लग्जरी गुड्स पे और सेल गुड्स पे। तो आई होप इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वैसे आप डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा, अब हम पढ़ लेते हैं। जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया गया। सेस का मतलब होता है टैक्स पे टैक्स लगना, जैसे एजुकेशन सेस मतलब टैक्स पे जब टैक्स लगाएगा, वो नॉर्मल जीएसटी भी लगेगा, उसके अलावा ये और देना पड़ेगा। एट स्पेसिफाइड रेट इज इम्पोज लगाया गया अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017 ऑन द स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम पे लगाएगा, और डीमेरिट गुड लाइक पान मसाला, टबैको, एडिटेड वाटर, मोटर कार एटसेट्रा। कंप्यूटेड ऑन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू और टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिस वैल्यू पे आप बेचेंगे उस वैल्यू पे लगेगा। कंपनसेशन सेस इज लेविएबल मतलब चार्जेबल होगा इंट्रा स्टेट, चाहे सेम स्टेट में बेचें, एंड इंटर स्टेट चाहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचें सामान, विद अ व्यू टू प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन, क्योंकि इसका मोटिव है उन स्टेट को नुकसान की भरपाई करना, टू द स्टेट फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू, जिनको रेवेन्यू मतलब उनको इनकम कम हो गई है, इनकम नुकसान हुआ है, अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जिन स्टेट्स को जीएसटी के आने से नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट इस पैसे से जो कलेक्शन होगा टैक्स का उन स्टेट्स को भरपाई करेगी। इनिशियली इट वाज लेविड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, स्टार्टिंग में तो ये 5 साल के लिए लगाया गया था, अप टू 30 जून 2022। हाउएवर इट्स लेवी एंड कलेक्शन एक्सटेंड, अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया 5 साल और 31 मार्च 2026 तक। कंपनसेशन इज टू बी प्रोवाइडेड टू अ स्टेट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल तक गवर्नमेंट इसे कंपनसेट करेगी, वो बढ़ा दिया अब तो, फ्रॉम द डेट ऑन विच द स्टेट ब्रिंग इट्स एसजीएसटी एक्ट इनटू फोर्स। जिस दिन एसजीएसटी लगाया गया स्टेट गवर्नमेंट ने, वही 1 जुलाई 2017 से लगा है एसजीएसटी जनरली, उस इस दिन से लेके 5 साल तक गवर्नमेंट जिन स्टेट्स को जीएसटी के आने से नुकसान हुआ है उन स्टेट को इस टैक्स से कंपनसेट करेगी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप पूछ सकते हैं, आप रेगुलर पढ़ते रहिए, आप मॉड्यूल को बेस मानिए, बार बार बोल रहा हूँ मॉड्यूल की लैंग्वेज ही एग्जाम में लिखिए, कोशिश करिए। 100% तो किसी को भी नहीं याद होती है, हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। एटलीस्ट 70 to 80% लैंग्वेज मॉड्यूल की लैंग्वेज से मैच होनी चाहिए, तभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। कई बच्चे बोलते हैं हमें मार्क्स नहीं आते, हम लिख के बहुत अच्छा आते हैं। बेसिक लॉजिक यही है कि आप मॉड्यूल नहीं को इग्नोर करते हैं, आप रेफरेंस बुक से पढ़ते रहते हैं। रेफरेंस बुक अपनी वैल्यू एडिड होती है, आप में एक तरह से आपको एक्स्ट्रा कुछ समझना है, आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर करने, तो आप कोई भी रेफरेंस बुक देख सकते हैं। मार्केट में बहुत सी रेफरेंस बुक्स आती हैं, पर फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मॉड्यूल को देनी है। मॉड्यूल आपको 3 से 4 बार गो थ्रू कर लेना है, और एग्जाम में ऐसे से फैब्रिकेटेड वर्ड लिख के आने, लेविएबल, ठीक है। आप इसे चार्जेबल भी बोल सकते हैं यहाँ पे, पर ये गलत हो जाएगा। अगर टीचर जनरली आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लॉ पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट लॉ के बेसिक टर्मोलॉजी ही आप यूज़ करें, क्लियर। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, फिर भी अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।